With six, I am not going to take any further time. What we have thought about this session is this session will not have presentations. In this session, we have two questions, and each speaker will address to the first question in first round, and then in second round they will talk about the second question. But before we get into that, there was a question in the previous session about how the civil society organizations, how the CSOs can engage with the government on these issues, including the issues of budget transparency, the tax transparency in taxation, and advocating for more progressive taxations, etc. And this, I feel, is one of the ways of engaging with the CSOs. More we will hear during this workshop, and we believe that Feminist Policy Collective, cannot, or any organization cannot do it alone. All the organizations have to come together and do it together. तो साथियों, ये सत्र जो है ये वल्नरेबल कम्युनिटीज, ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ है, और इस सत्र में हमारे साथ 6 स्पीकर्स हैं, और वो स्पीकर अपनी पसंद की भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी में या जैसे बोलेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसकी ट्रांसलेशन उसका अगर ज़रूरी होगा तो करेंगे। तो मैं अब कोई और समय नहीं लेना चाहता हूं, और मैं पहला जो सवाल है इस सत्र में जिसको हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं वो ये है कि जो कम्युनिटीज़, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात हमारे स्पीकर करने जा रहे हैं, क्या उन लोगों की मुख्य जो मुद्दे थे, क्या उन लोगों की मुख्य समस्याएं थी पहले, और किस तरह से इस पैंडेमिक में, इस कोरोना में पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से वो किस तरह से और वो समस्याएं बढ़ी हैं और उनके मुद्दे और इग्नोर हुए हैं, मजबूत हुए हैं। I think then we have to increase the voice. I hope you can now hear. So I'll now call one by one to the 6 speakers, and they will be addressing the question how the vulnerable communities they are representing, what are the issues they have been facing, and how these issues and how these problems have further aggravated during the Corona period. And kindly please try to finish this first session of talk, each speaker, in 4 minutes, and then we'll go for second question, and again 4 minutes per speaker. So can we start with Dr. Santosh Giri? Please unmute yourself, Dr. Santosh Giri, and say your things. Namaskar, I am Santosh, and myself from the transgender community. The name of the organization is Kolkata Rista. So sir, आपने कहा कि what are the issues, और बहुत कम समय है, issues बहुत हैं। सबसे बड़ी बात बताएं, the main problem at the time of pandemic situation, अभी भी pandemic है, लेकिन on that time जहाँ लोग मर रहे थे, जहाँ लोगों को जलाने की जगह नहीं थी, and no oxygen, no food, no transport, and though we are also working with the transgender positive, those who are HIV positive, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या हो गया था कि हम लोग उनको दवा किस तरह पहुंचाएं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से दें, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में सबसे बड़ी समस्या जो है इज लाइक मेनी ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी जो है वो सेक्स वर्क या बेगिंग करते हैं, तो ना ही सेक्स वर्क चल रहा था एंड ना ही बेगिंग चल रहा था। तो उस समय में बहुत सारी समस्या हो रही थी कि मतलब एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे हम, और दवा की बात करें तो दवा भी नहीं थी, सिर्फ एक था जो दुआ सबका था एक साथ, कि हम लोग एक साथ थे। एंड कुछ हमारी जो दोस्त हैं जिन्होंने हमें मदद किया था उस टाइम पे, अपने अपने पैसे बेच के, राशन सपोर्ट बेच करके, और हम लोगों ने बहुत जगह लिखा था कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। सबसे आश्चर्य की बात हुई कि एक एजेंसी, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बड़ी एजेंसी थी जिन्होंने हम लोगों को कमिट किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और 2 महीने बाद पता लगा कि नहीं, वो लोग नहीं कर पा रहे। तो उस समय में हम लोगों की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी। वो सपोर्ट थी एम्बुलेंस के लिए और एक रेस्क्यू वैन के लिए।
तो उन्होंने कहा था कि कर पाएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, और वो उस समय में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, क्योंकि आप सबको पता है सरकारें भी अपने अपने जगह पे हाथ उठा ली थी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ वो काम करती है, जो उनके टारगेट पॉपुलेशन थे उनके साथ ही वो थी। तो एज अ ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन या एज अ ट्रांस कम्युनिटी, ये बहुत ही भयंकर हो गया था, डरावना हो गया था कि हम जाएं कहाँ। हम लोगों के पास अभी भी रिसिप्ट है, लाइक 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर के लिए कम्युनिटी को ले जाने के लिए हॉस्पिटल में हम लोगों को 3,500 रुपये देने पड़े हैं। और 2 बार तो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ HIV टीबी पॉजिटिव भी है। तो इसीलिए वो उन्होंने मांगा और उसमें लिखा हुआ था, तो वो नहीं ले गए एम्बुलेंस वाले कि नहीं, HIV पॉजिटिव और टीबी पॉजिटिव को नहीं ले जाएंगे। एक और समस्या जो सबसे बड़ी हुई थी, और एक कि हॉस्पिटल में हमारे बहुत सारे ट्रांस जो मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको पुरुषों के वार्ड में रखा गया था। और बहुत मुश्किल हुई थी कि मतलब 2 के साथ तो सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें हुई थी। मुश्किलें अभी भी हैं, लेकिन हम सबको लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं विद इन द टाइम कंप्लीट की हूँ। यदि कुछ क्वेश्चन होगी तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने और टाइम में जो खत्म किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा स्पीकर मैं बुलाना चाहूंगा एलिना होरो। एलिना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक। Thank you. As I think this topic is very new to me, and I'm trying, like, with my limited understanding. So hopefully I'll try to cover the things. So as I'm talking on behalf of Adivasis or the Adivasis communities, which is 8% of the total population in India. And historically, we have been faced extreme inequities in terms of rights and provisions provided within the constitution. And most of their issues are part of the structural violence, and often they face socio-economic discrimination and denial of the basic rights, which leads to extreme poverty and other related consequences. And it's issues related with either livelihood, health, education, and other services provided by the governments. So in March 2020, due to the sudden imposition of lockdown, a large numbers of Adivasis, migrant workers, were stranded in cities and other states. Most did not get wages for the lockdown period. And in the absence of work and transport facilities, more than 10 million traveled hundreds of kilometers back to their villages on foot or on cycles. And many lost their lives too, due to exhaustion, starvations, and heat strokes in this process. So the livelihoods of Adivasis were also directly affected. Farmers couldn't sell their produce, minor forest produce could not be sold, and work stopped for daily wage earners. During the pandemic, not all Adivasis communities had the same effect. It's all because of their differences in geographical, cultural, and behavior pattern and mobility. Some were able to manage their life with their traditional knowledge system, which helped them to survive the hard time. Those who have traditional governance institutions and knowledge for protecting their biodiversity and their own health and food systems have tackled the COVID-19 emergency response and recovery. As some of the communities during those days, they had self-isolation mechanism, and also they treated their COVID symptoms with their traditional knowledge. And it was not the same in the urban or semi-urban context. And Adivasis with already existing diseases such as cancer, BP, or diabetics, and pregnant women, children, elders, persons with disabilities were most affected during the pandemic. The OPD had stopped functioning in public and private health centers, and a lack of access to public health services
worsened in this period. Integrated child development services was non-functional. Many children were not immunized and didn't get basic health facilities during this pandemic. The second wave in 2021 was disastrous. Many people, they died, due to lack of medical services, oxygens, ventilators, etc. And during COVID-19, all schools were closed down and online classes were going on, as most of the tribal communities are from rural areas, out of network areas, and with no facilities of mobile or laptop or internet, etc. So access to classes were difficult for the Adivasi students. This period was also unprecedented, saw the unprecedented attacks on natural resources, or amendments and the misuse of laws on Adivasis and other marginalized communities. Central government passed several ordinances in this period. For example, policy for commercial mining of coal was implemented without any consultation with states or affected communities, on 3 farm laws, 4 labor laws, and UAP, etc. The increased cases of gender-based violence at different levels impacted the overall well-being of women, sexual reproductive health and mental health, and their own ability to participate in COVID response and recovery. I think this is all I'd like to say now. Okay, thank you, Helena. Elena, you raised some very pertinent issues which are specifically important for tribal communities. Can we now hear from Deepti Sukumar? Thank you, Elena. Deepti, please unmute yourself. Yeah, can you hear me? Yes, we can. Yes. Thank you very much for having me here in this space. I am from Safai Karmachari Andolan. It's a movement to eliminate manual scavenging and for the liberation and rehabilitation of all manual scavengers in the country. So Safai Karmacharis, or the government identifies them as 2 categories. One is the manual scavengers and one is the sanitary workers. So the definitions are different for both. And now for the manual scavengers, we have seen that in this, from the time we have started working with the manual scavengers, that almost all of them are from the scheduled caste and the scheduled tribe community. So they're all Dalits, and 90% of manual scavengers are women. So it's very obvious that this is an issue of both caste and patriarchy. So having said that, we will also see the kind of problems and issues, the policy-based problems and issues for Safai Karmachari communities. I think from the beginning, we know that there is exclusion, untouchability, discrimination of the Safai Karmachari community based on both caste and patriarchy. So it's both gender-based and it's both and caste-based, all these issues. And though there are laws, and those laws are seldom implemented, there is almost a negligible quantum of implementation of either the laws or the policies. Now, in the policies, we do have rehabilitation schemes for the Safai Karmacharis, but if you see that from 2014 to 17, there has been zero expenditure on the livelihood scheme for the Safai Karmacharis. And 2017 to 2020, the highest implementation, the highest quantum that was spent on it was in the year 2018-19 when 85 crores was spent on the SRMS, that is a livelihood scheme. And that is for, and by government's own records, they have identified that there were 58,000 persons who engaged in manual scavenging, whom they have identified as eligible for the scheme. So for 58,000, they have spent 85 crores, which makes it approximately about 14,000 rupees per person. So that was meant for the rehabilitation in that particular year when they had identified 58,000. So having said that, now when we coming to the COVID situation, we all know that the Safai Karmacharis were the first frontline workers who started in the COVID situation. So in February 2020 itself, when the COVID first was starting to become a public thing, we could see the sanitary workers and the Safai Karmacharis who were on the ground, who were cleaning up medical waste or cleaning up hospital environments and cleaning up virus-infected environments. So in that situation also, there was hardly any awareness given to Safai Karmacharis what exactly was happening around them or what exactly they were cleaning.
And also that we also see from the Safai Karmachari's discussions itself that all their issues increased during the COVID, especially the issue of untouchability. So in the name of social distancing, what happened was that untouchability got formalized and got normalized in that situation. So both exclusion, discrimination, and untouchability, all these issues got officially, I mean, they got normalized. So nobody kind of intervened in such kind of situations because it was felt it was a normal thing to do in a COVID situation. Now, other things that what happened in the COVID situation is that because of that online system of both admission or enrollment or education, the entire education system, the Safai Karmachari children just dropped out of both school education and higher education. There was a complete dropout of Safai Karmachari children from education. And there was loss of livelihoods, loss of wages. Because from every family, there were two people working, one person lost his job and only one person was working. And so these kind of things, then the kind of loss of nutrition and very much reduced nutrition and food intake, which made them much more at risk and vulnerable to the infection to the virus infection, because their immunities were affected, immunity status was affected. And then and also and seeing all these things, if you look at the next budget that came in, the 2020 21 22 budget that came in, the education budget for Safai Karmacharis became a zero. So the entire head of pre-metric scholarships was removed from the national budget in 21-22. So on one side, we have the education dropout, which was a problem, and on the other side, the entire budget was removed. And then there is also the complete lack of data. So when there is a budget, when the government is formulating schemes and when the government is formulating policies, on what is the basis for the formulation of the schemes and data is a huge question, because there is no data at all. We only have the 58,000 persons who have been found to be eligible for these schemes. Deepti ji, kindly wrap up this round, and then again you will come back. Right. Okay. Thank you. So Deepti ji ने सफाई कर्मचारी के साथ जो उनकी जो समस्याएं हैं और उनके साथ जो कोरोना पीरियड में हुआ है उसको रेज किया, लेकिन जो एक लार्जर दलित कम्युनिटी के जो दूसरे और दलित कम्युनिटी जो सफाई कर्मचारी नहीं हैं, उनके भी इस तरह के इश्यूज हैं काफी सारे, बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उनमें से लोग, और जिस तरह का इनफॉर्मल सेक्टर का जो हालत हुआ लॉकडाउन की वजह से और तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन से, तो वो काफी अफेक्ट हुए हैं. अब हम लोग सुनेंगे शंपा जी से. Shampa ji is from Kolkata, as I said, and she will be talking about people with disability, people with differently able people. Shampa ji, please unmute yourself. Thank you very much. As we know, disability is a cross-cutting issue. So you'll find disabled people amongst Adivasis, among religious minorities, amongst LGBTQ people. So it's not a standalone issue. But I'll talk a little bit about how COVID-19 affected disabled people in general. Firstly, the education. Of course, online education, we all know that people do not have access to online because of poverty, but disabled people suffered in a more in a different way. Even if you are coming from a better economic background, the formats that were used for online education, they're not accessible for visually impaired or hearing impairment. So education wise, we suffered a lot. And in the employment sector, of course, majority of disabled people are in the unorganized sector. So whoever is very few of us are in the government sector. So lost job, large number of disabled people lost job, lost their livelihood issues, were totally stopped. It's very interesting because disability pension, which is actually 300 rupees per month from the central government budget, that also stopped in many states, including my state. In West Bengal, they were not given disability pension for
7 months. So they were like, so even that huge number amount that comes from government stopped during this period. I'm a person with psychosocial disabilities. Mental health is like something affected throughout the country, and a number of people with psychosocial disabilities increased. Yet the hospital OPDs were closed. So it remained unanswered, and we know very, very large number of people were actually becoming violent, of chances of suicidal tendencies increased many folds. So that is something affected very much. Women with disabilities, of course, became much more affected. For example, National Commission of Women says that domestic violence increased many folds. They started a helpline, but is that helpline accessible? How will a deaf person even call a helpline? These are the problems that remained unanswered. I mean, the questions that we raised with the authorities. And moreover, the people with disabilities, when they got infected by COVID, it's because we are more vulnerable. Most of us actually need to touch, we need help of others to move around. Blind people need to touch someone's help because of the accessible, because the environment is not accessible. So you need to touch someone, and we were supposed not to touch anyone in this whole COVID period. It became a panic for most of us, and a large number of people who actually got infected. The hospitals were not ready to even admit disabled people. Someone with autism, so someone with cerebral palsy who needs other support other than the COVID-related issues, they were actually denied hospitalization. So I'll stop here, but these are the basic issues that I wanted to raise here at this point of time. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. Can we now go to Sabha? Sabha, please unmute yourself. Hello. Hi. Thank you so much for this opportunity to be speaking here today. What I'd like to say is that my reference point is actually the Sachar report in the data that one refers to. And the report says that most of the Muslims, majority of the Muslims are employed in the informal sector. And with this, the COVID pandemic, with the lockdown that happened, because there was no work, many of them were impoverished, and working in the informal sector also meant that there's really very little money that goes into your savings. So there was no money to fall back on. Also, most of the Muslims live in urban cities, right? And in urban areas, with this sudden imposition of lockdown, with no savings, you're also stuck in a place where you have no support system. And we saw what happened to the migrants during this pandemic, and quite a few of the Muslims then were affected by that. Many of the helplines which were set up by the civil society report that a large number of the calls actually came from Muslims. So the kind of hunger and starvation that was happening was also affecting a lot of Muslims because of the lockdown. Like Elena has said, that I think that education has been one big concern during the lockdown. And if education is a means of, of bettering our lives or even becoming more aware, it's this whole reliance on online education, where in a family, often people did not even have a smartphone to start with. And if there was a smartphone, maybe it was just one smartphone when there were more than one child at home who needed it to access education. So that meant that a lot of children were not accessing online classes. Many students have actually taken a break from school, especially those after the 10th have decided that they don't want to invest money in college education, where they don't really get the benefit of attending college. So there has been quite a bit of dropout which has occurred because of the lockdown. We hope they will rejoin at a later point in time. I think that with this community, the Muslim community, what has happened is also that the COVID pandemic was used as an excuse to villainize an already demonized community. And so the Tablighi Jamaat incident, when it happened, it meant that in many places there was an economic boycott of Muslims.
there was a boycott from provision of healthcare facilities, which meaning in a pandemic is so much more important, right? And and with that, there was this whole insecurity that the community anyways had vis-a-vis the state and bureaucracy. And so then there was a lot of rumors of what will happen if a Muslim goes to hospital. And so there was this reluctance to even get yourself tested or access healthcare. So one was that there was a denial of healthcare, and then there was also a fear of accessing healthcare. So these, I think, we think that there are many other issues, but they're also very similar to what everyone else is facing, but these are very, I would think, particular to the Muslim community. Thank you. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सबा। आयशा जी प्लीज आप अनम्यूट करें और आप अपनी बात रखें। थैंक यू, गुड आफ्टरनून सभी को। तो मैं बात करना चाहूंगी सेक्स वर्कर्स की इश्यूज के लिए। बहुत सारी इश्यूज है, फिर भी छोटी छोटे में बात करना चाहूंगी कि पहले जो है एक जो हमारा काम है वो एक हिडन नेचर में माना जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें मौका ही नहीं दी गया है, और इसके वजह से हमारे काम को एक इनविजिबिलिटी आई हुई है, और इसके वजह से हम लोग हाई रिस्क में रहते हैं। जैसे कि लॉजिंग बेस हो गया या ब्रॉथल्स को छोड़ के स्ट्रीट बेस, होम बेस में जब सेक्स वर्कर्स लोग सेक्स वर्क करने के लिए जाते हैं तो ये लोग बहुत हाई रिस्क में रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्रिमिनलाइज एक्सिस्टेंस, जो कि पहले से इंडिया के लॉ में क्रिमिनलाइज किया गया है। सेक्स वर्क के अलावा सॉलिसिटिंग हो गया या फिर अन्य रूप से बहुत सारे प्रकार से सेक्स वर्क को पूरा घेरा गया है। तो इसके वजह से अपराधीकरण हमें ऊपर में लाया गया और इसके प्रकार से ही हमारे लाइवलीहुड को असर होता है। अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स, और यहाँ पे जो है कि सेक्स वर्कर्स लोग अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेसी रखना चाहते हैं, अपने इलाके में सेक्स वर्क नहीं करना चाहते, तो दूसरी जगह में जाते हैं तो वहां पे लॉक ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाती है। तो उसकी वजह से उनको माइग्रेंट्स के अनुसार में उनको कोई भी सुविधा या लैंग्वेज बैरियर, बहुत प्रकार से असुविधाएं उनको झेलनी पड़ती है। वायलेंस तो स्टिग्मा के अलावा सेक्स वर्क में है ही है, और प्लस उसके साथ में हमारे परिवार को लेके हमारे पार्टनर से आते हैं, डोमेस्टिक वाइज भी होते हैं, और बहुत सारे सेक्स वर्कर्स को फेस करना पड़ता है स्ट्रीट बेस में, कस्टमर से या फिर अपने पॉलिटिशियन से, सभी जगह से। और जिस तरह से लाइवलीहुड के लिए अपनी कोई सेफ्टी बोल के एक चीज नहीं है, क्योंकि सेक्स वर्कर्स का फैमिली जो है ऑफन डिपेंड करते हैं हमारी अर्निंग्स के ऊपर ही, लेकिन वो सेविंग्स और एक्सेस टू लोन्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, हमें वो मौका ही नहीं मिला जाता है। उसके बाद आती हूँ इनसिक्योर लिविंग स्पेसेस के लिए। जैसे कि मैं ब्रॉथल की बात करूंगी, यहाँ पे दिन दहाड़े कभी भी रेस्क्यू के वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कोई गुंडा आ जाता है दादागिरी करने, या पॉलिटिक्स से लोग आते हैं। तो जब तक कोई भी मतलब एक सांस चैन से नहीं है, कुछ भी हो सकता है मतलब अचानक से। और हेल्थ का सबसे ज्यादा इश्यूज कंसर्न्स है हमारे सेक्स वर्कर्स के अंदर में, कि लेकिन HIV एड्स को खाली लिया जाता है सेक्स वर्कर्स है बोल के, लेकिन उसके ओवरऑल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो भी है हमारा प्रजनन का जो सवाल है, इधर में बहुत सारे हमारे इश्यूज को लेके हमें फोकस नहीं किया जाता है। जैसे प्रेगनेंसी हो गया या फिर अबॉर्शंस हो गए, बहुत सारी इश्यूज से हम गुजरते आए हुए हैं जहाँ पे हमको एक्सेस अभी तक नहीं मिलती है। एंड फाइनली मैं कोविड को लेके रिलेटेड बहुत बात करना चाहूंगी कि कोविड की परिस्थिति में सेक्स वर्कर्स का पूरा काम धंधा बंद हो चुका था, और सोशल डिस्टेंस जो इतनी महत्वपूर्ण चीज थी कोविड के अंदर में, उसके वजह से पूरा ब्रॉथल एरिया पूरा सेल डाउन था। हमारे बहुत परिस्थिति बहुत बेकार थी। मैं खुद ब्रॉथल में रहती हूँ, और मैंने खुद हमारे सारे टीम ने मतलब फ्रंटलाइन होके एक कोविड पॉजिटिव को किस तरह से हमने उनको उसकी सेवा की, अपनी प्रिकॉशंस लेके, उसकी प्रिकॉशंस लेके, लेकिन बहुत माथा पीछी हुआ है अपने कम्युनिटी में कि नहीं बाबा हम नहीं आगे जाएंगे, तुम जाओ बाबा, हमें कोरोना हो गया, हमारे परिवार को कौन जवाब देने वाला। इस तरह की परिस्थिति और मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और इसके वजह से बहुत सारा सुसाइड भी हुआ है। और सुसाइड की वजह से फैमिली जो है इतनी ज्यादा स्ट्रेस आई है मेंटल हेल्थ की वजह से, और किसी ने मतलब एक आशा भी रखने के लिए, आशा मतलब जो आगे किस तरह से काम कर सकेंगे, ये सब सोचना भी मतलब
किस तरह से रहेगा, ये सब सोचने की भी एक जगह नहीं मिली उनको। इस तरह का भी वातावरण था हमारे कोविड के परिस्थिति। थैंक यू। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आयशा। और ये लास्ट पॉइंट जो आपने उठाया, ये काफ़ी सभी पूरे पॉपुलेशन के लिए बहुत ही एक वैलिड इशू था, ये मेंटल हेल्थ वाला जो हाँ, जो मेंटल हेल्थ वाला इशू जो आपने लास्ट में आयशा जी ने उठाया, वो मुझे लगता है कि सभी कम्युनिटीज़ और सभी सोसाइटीज़ के लिए जो इस पूरे 1.5 साल में जो स्ट्रेस हुआ है लोगों के साथ, उनका जॉब छूटने का, उनके अपने करीबियों को खोने का, उनका बीमारी का खर्चे का वगैरह वगैरह, और तरह तरह से लोगों से मिलने नहीं का मौका होने का, उस सब की वजह से वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो आपने दूसरे मुद्दे भी उठाए कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम लोग दूसरे राउंड में जाएंगे, और हम लोग ये समझना चाहते हैं कि आप लोग जब इन कम्युनिटीज़ के साथ इतना क्लोजली काम करते हैं, और आप लोग गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स प्रोग्राम्स भी देखते होंगे, उनका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते होंगे फॉर दीज कम्युनिटीज़, तो अब आप लोग आने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है, उसमें आप लोग कैसे पॉलिसी में चेंज, या बजट में क्या बदलाव, या जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, उनमें क्या बदलाव चाहते हैं? तो ये ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन प्लीज आप शॉर्ट में ये बताएं, और ज्यादा कुछ अगर इसमें आपको बोलने के लिए है तो लिख के भेज दें, और आप लोगों ने भेजा भी है पहले से, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेट्स स्टार्ट विद संतोष जी। संतोष जी, प्लीज कम, प्लीज टॉक अबाउट द आस्क्स। क्या आपके डिमांड्स हैं सरकार से, क्या आपके सुझाव हैं सरकार के लिए आने वाले बजट में? अच्छा, ए रोनी को बंद कर दो बेटा। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह आपने बताया कि सुझाव जो आप बोल रहे हैं, देखिए एक तो है कि हम तो मतलब माफ कीजिएगा बाकी पैनलिस्ट, लेकिन हमारी कम्युनिटी तो, हम तो जन्म के 6 साल या 5 साल के बाद ही मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो हाव भाव है वो इतनी अलग हो जाती है आम सो कॉल आम लोगों की वजह से, जिससे हमें पहले से ही बताना पड़ जाता है लोगों को। कि मुझे याद है कि मेरी माँ बार बार कहती थी, तुम लड़का हो लड़के की तरह रहो, लड़का हो लड़के की तरह रहो। तो ये बहुत 6 साल से तब लगता था कि ये लड़का होते कैसे है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब रही बात, आपने पॉलिसी की बात की या कुछ चेंजेस की या बजट की, देखिए किसी भी कम्युनिटी के लिए कुछ भी बजट या पॉलिसी बन रही है तो हमारे ख्याल से ये जरूरी है, कोई भी स्तर पे, सरकारी स्तर पे, गैर सरकारी स्तर पे, कम्युनिटी का कंसल्टेशन होना, कम्युनिटी का कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत जगह देखा गया है कि बहुत सारा पॉलिसी बना है या बहुत सारी बातें आती है, लेकिन जहां हमारी भूमिकाएं नहीं होती है, और होती भी है तो कुछ ऐसे लोगों की होती है जो 2-4 लोगों को बस बुला दो और बातें कर लो। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल की पॉलिसी की या कहीं की या स्टेट लेवल की या कुछ भी, तो वहाँ की कम्युनिटी का, ग्रास रूट लेवल के लोगों का वॉइस निकल के आना बहुत जरूरी है, जो लैक है, बहुत गैप दिखता है, और वहाँ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट भी नहीं रहता है। और दूसरी, बस एक लास्ट में बताएंगे कि रही बजट की बात, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी तक हम लोगों के लिए कोई ऐसा बजट आया है, मेरे नॉलेज में नहीं है, कि जहाँ पे हमारी हेल्थ के लिए, सेक्सुअल सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के लिए, या आम कुछ बीमारियों के लिए, या हमारी लाइवलीहुड के लिए कहीं कुछ क्लियर सटीक हो, तो ऐसा कहीं नहीं आया है। और आप लोगों ने जो आज का जो सत्र रखा है मेंटल हेल्थ, इसमें तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि 90% लोगों को ये लगता है कि हम तो पागल ही हैं, तो लगता है हम पागल है, पर हमसे मेंटल हेल्थ जुड़ा ही रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किए हैं 2-3 जगह पे कि भाई मेंटल हेल्थ पे रिश्ता बहुत इंटरेस्टेड है कि हम इसको किस तरह आगे की ओर बढ़ा के लेके जाएं, बात करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन थैंक यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे दोस्तों को जिन्होंने ये नाम रिकमेंड किया कि भाई एक बात हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड द अदर गेस्ट एंड पैनलिस्ट। थैंक यू संतोष जी। एलिना जी, एलिना प्लीज। Thank you. Yourself here. After listening to Santosh, I'm very much agree with the consent process. I think for any policy, we have to first have this consent process. For indigenous
rights, whenever we talk about, we always have that FPIC, we call it in short, that is free prior informed consent. And I think most of the policy or whatever we talk for further formulation, I think this is something we should keep in priority to be respected. I think that's now it's coming after listening to him. And now I think I have listed out so many, I don't know, this to keep in word, it was really difficult, all the asks, no? So I tried in a, let's see how it will be. So the first one is about to have gender policy, we should work towards gender policy formulation at state level, to ensure gender mainstreaming of all the systems. And then second one is when we talk about tribal rights, then it's the tribal subplan to be actively implemented with gender sensitivity, as in Jharkhand is recently formulated. So I think it's really, we look forward to that in coming days. And then third one is to strengthen an expanded public health care system. And the fourth one is to ensure adequate social security for communities. And the fifth one is support for the activation of one-stop center with fully equipped and trained personnel. And sixth one is the major increase in school education budget, including provision for repair of school buildings, hiring extra teachers, bridge courses, or provision of special learning materials, etc. And the next one is provision of Antyodaya ration cards to all PVTC's household as per the Supreme Court orders. And the next one is expansion of PDS coverage with priority to Adivasis and Dalit households. And the next one is income and nutrition support for Adivasis, particularly Adivasi women. And the last one is to ensure the implementation of Forest Rights Act or the Panchayat, a provision to Panchayat extension, which is called PESA, and then fifth schedule areas in letter and spirit. So that's all in very brief. Thank you, very articulated. Thank you, Elena. Deepti ji, please. Yeah, seeing that most of the policies and the budgets that are made for Safai Karmacharis come from a very what to say, a very non-analytical kind of way. I think it has to be properly based on data. So proper data collection, especially household data of Safai Karmacharis, has to be collected, and based on that data, only the policies and budgets have to be framed. So whether it is education or whether it is livelihoods, we need to know from a household level what are the issues and what are the problems, what are the numbers, and then based on that, the budget and the policy should be formulated. So that is one. So as of now, and the other thing is that seeing that this entire issue of manual scavenging and sanitation work is more like a forced labor based on caste and patriarchy, the entire policies and budgets also must come through that human rights based lens. That it has to be seen that way, because otherwise it only be knee-jerk reaction to some kind of visual symptoms of social symptoms that are available. So that is another thing. And most of the schemes that we are having now are all loan based, which are not women friendly, because women will not go into banks. Women are not going to go into take credit linked schemes. So we want, and also seeing that this entire issue is a human rights atrocity, and it is also a kind of an issue of untouchability and discrimination and forced labor from a historical perspective. It has to be a non-loan based scheme and based only on grants. So all schemes must be non-loan based, and education scholarships have to be highly increased based on the number of children, school children, or based on the number of youth that are there going into higher education. So it has to be equal to that. The amount should be equal to the data that is being collected. So these are just a few general asks that we have. Thank you. Thank you, Deepti ji. Sabha? Yeah, I think much like Deepti has said, that the importance of data is cannot be said enough about. So, meaning again, I come back to Sachar. Sachar had recommended something like a national data bank,
which if we are able to propose a budgetary allocation for a space which actually collects data, also monitors, and the data is not only about the census and other things, but it's also about beneficiary, meaning the policies that exist, the beneficiaries, what kind of impact those have had. So it does also include monitoring and assessment of policies so that it can then inform changes within policies and what actually would be most effective. So one was that. Also, like there is the SC/ST sub-plan, if there could be something which is also similar for the minority, so that one gets a more comprehensive picture of what is available to minorities through the budget, and then advocacy or even monitoring becomes much easier for all of us to do. Also, given the way things are working within the country right now, there's so much of an animosity and so much hate, and misunderstanding amongst communities that, and this we realize is also because of the ghettoization that is happening within our cities, within our neighborhoods, our schools, our workplaces. And so if we could also propose for tax breaks or these kinds of incentives which will to say educational institutions or housing societies, which then which reflect a certain kind of diversity in those spaces, something like that. Also, if there can be the government can also promote some kind of affirmative action by corporates, because there's just 8% of Muslims in the formal sector workplace, which is one part of it is discrimination, but discrimination plays a role. And so how can we as corporates address a situation like this? So there is like CII had done this for the SC population, and so if something similar can be brought about for the Muslims as well. The other is also then setting up a Muslim Chamber of Commerce, much like the DICU. Like the Dalit Indian Chamber of Commerce, if something like that can be put in place, because a large population is also involved and goes into entrepreneurship, and then how can we strengthen those, help build networks, etc. Education, I think, is important across in which identity, and I think that investing in schools, colleges, investing in public libraries is really important. If we can also then, apart from every other investment in education, also talk about citizenship education amongst children, and if budgets can be allocated towards that, for us to understand our governance system, to be able to better engage with it, to be able to understand our constitution, its principles. I think that would make us better citizens, and probably would affect, which would act effectively on the kind of hate politics that is ongoing right now. And this sensitization also for teachers to also counter the bullying that children experience in school, which is why there's a very high dropout of Muslim children from schools itself, which actually worsens as the grades go higher. Finally, I would also say that if there can be some budgetary allocation, a review of budgetary allocation towards health, and within health also, look at minority concentrated districts and increase health provisioning there, because they are near absent in these areas. And apart from that, because there's so much discrimination that women experience, especially in areas of reproductive health in public hospitals, if there can also be a budget allocated towards the sensitization of staff, towards of how they deal with women from vulnerable communities, be they Muslims, be they sex workers, be they from the queer community. So if that kind of demand is also made. So thank you. Thank you. Shampaji, please. There are a few points I've noted down. First thing is, of course, data everyone is talking about. We actually have a new law now, Rights of Persons with Disabilities Act, which says there are 21 kinds of disabilities. And after this act has been passed, I mean, not a single time we have any mention in the budget that the RPD Act needs to be implemented. So we actually need data on how many categories of disabilities, what are the kind number of people. That is, of course, a primary one. Second point is the accessibility. Accessible India is a flagship campaign that the Prime Minister himself started.
and it was like very highly advertised. But all of a sudden in 2021 budget, that Accessible India, there was no allocation at all. And as we know, accessibility is one of the major, we want accessible railways, we want the transport system to be accessible so that disabled people do not want to be dependent on someone else for moving around. In last year's budget, the mental health budget, the majority chunk was actually given to two big hospitals, NIMHANS and uh, the Guwahati hospital. So community mental health, as all of us are facing so many kinds of mental health issues, we need more budget allocation in the community mental health, not focusing on hospitals, big hospitals. Number 3 point, what I'd like to say is there are quite a few programs going on, projects and programs on violence against women, and all of them should have a disability component. For example, there's a short stay home is coming up. It should be disabled friendly. There should be disabled women should be able to access that facility. If there is a helpline started, anything. So that is something we need to incorporate in the budgetary part. And of course, we demand of our movement is very long of the increase in the disability pension. For many, many years, it's 300 rupees per month. This is 300. I mean, it's extremely like very, very low amount is given by the government of India to a unemployment disabled person. For that also, you have to show so many kinds of documents and so many big procedure, and you are getting actually 300 rupees from government. So our demand is, of course, it should be 3,000 for unemployment benefit from, which is usually mentioned as disability pension. And there is a National Handicapped Finance Corporation. And there, of course, because jobs, that people are not getting jobs, they want to opt for self-employment. So, and this NHFC actually gives loans to disabled people, and the whole procedure needs to change, and the budgetary allocation of National Handicap Finance Corporation needs to change. The whole because the way it is allocated now, is very, very few people can access this money. And the process and procedure and budgetary allocation, everything needs to be changed. Thank you. Thank you. And Aisha ji, please apni baat rakheं. Yeah, thank you once again मौका देने के लिए. सोशल इंक्लूजन जो कि स्कीम्स वगैरह की जब बात करती हैं, तो सेक्स वर्कर्स के पास पहले ही डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम्स है, उनके लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो वंचित रहती है. लेकिन पिछले 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक हेल्प डेस्क वगैरह हम लोग रन कर रहे हैं सोशल इंक्लूजन, क्योंकि एक पहले से ही राइट्स का मूवमेंट के साथ साथ में वायलेंस, बच्चे की इश्यूज, सेक्स वर्कर्स की लाइवलीहुड के इश्यूज, इतने सारे इश्यूज काम करते करते विद इन अभी 4 साल के अंदर में हम स्टार्ट कर किए हैं हेल्प डेस्क वगैरह, जो कि स्पेसिफिक सोशल इंक्लूजन को लेके. तो वहां पे हमने ज्यादातर ये देखा गया है कि एक सिंपल सी एक पैन कार्ड, या फिर मैं खुद भी फील्ड में घूमी हूँ, एक सिंपल सी पैन कार्ड या आधार कार्ड बनाने में ही मतलब कम से कम 15-20 दिन चक्कर मारने पड़ते हैं. तो अभी स्कीम्स की मैं बात करती हूँ. अभी जब हम स्कीम्स को लेके हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी संजय गांधी योजना वगैरह है, महाराष्ट्र की मैं बात करूंगी, वहां तक पहुंचने, या फिर आयुष्मान जो भी हेल्थ की जो है वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें 3 महीने लगे हैं. 3 महीने, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर में जब ये आती है स्कीम्स की सारी इंफॉर्मेशन, हम वंचित रह जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए. और हम वंचित रहते हैं वो तो बात सही है, लेकिन वहां से भी लोग आने के लिए वंचित हो जाते हैं हमारे तक. ये भी दिक्कत है. इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें कि यहाँ जाने से ये हो जाता है, ये होने से वो होता है, इस होने से वो, ये वंचित है अभी तक. और इसीलिए सेक्स वर्कर्स लोग वंचित रह गए हैं अभी तक कोई भी स्कीम्स वगैरह को लेके. इसलिए ये अभी आप जब मुझे स्कीम्स के ये बजट के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या बोलूं वही सोच रही कि किस तरह से कौन से बजट में बोलूं और ये मुद्दा उठाऊं.
क्योंकि सेक्स वर्कर्स को एक ही फेमस है जो कि HIV पॉजिटिव को पेंशन मिलता है साल में 600 रुपए, बस वहीं तक सीमित है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 50 रुपीज अ मंथ। तो साल में 600 या महीने में 600 आयशा जी? साल में 600। अच्छा, ये ऐसी परिस्थिति है। अभी हम सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं, हम खुद भी सीख रहे हैं, हम खुद भी ट्रेन हो रहे हैं धीरे धीरे अभी बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लाइक कोविड-19 के वजह से हमें ग्लोबल फंड से हमें 1500 रुपीज पर नेटवर्क को पर मतलब एक पर पर्सन को दिया गया है ग्लोबल फंड में, जो कि कोविड-19 के ग्लोबल फंड में हमें ग्रांट किया था सेक्स वर्कर्स नेटवर्क को, ट्रांस सेक्स वर्कर्स को और ड्रग्स नेटवर्क को, जो भी थे पॉजिटिव नेटवर्क भी थे उसमें। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं बैंक अकाउंट कैसे खोलना। तो थोड़ी थोड़ी करते करते एकल नारी जो कि है 40+ के बाद में उनको मिलता है पेंशन, वहां तक भी पहुंचने के लिए मतलब बहुत घुमाते हैं, बहुत। मतलब एक बंदी को एक पेंशन, एक वो संजय गांधी करने के लिए कम से कम 3 to 4 months लगे हम इस तरह से। तो सेक्स वर्कर्स की हम तो क्षमता रखने की कोशिश करते कि हम सीखें, हम करें, लेकिन जो अफसरी मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लोग के जिसके पास में इतने पावर्स और सत्ता रहते, इंफॉर्मेशन रहते, वो तो डिसमिनेशन करे, वो तो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि वल्नरेबल ग्रुप्स को लेके जो भी शाखा या डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो कलेक्टर मीटिंग्स वगैरह होती है, लेकिन उसके अलावा भी जिसके हाथों में ये बजट्स वगैरह रहता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में रहता है, तो वो लोग भी ज्यादातर अगर वल्नरेबल ग्रुप्स को देखा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में काम लेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन से होगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल ही, बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात थी अंत में जो आयशा जी ने रखा, क्योंकि ये सिर्फ एक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी का इशू नहीं है। जो घुमंतू जातियां हैं, जो DNT कम्युनिटीज हैं, उन जिनके बारे में पल्लवी बात रखने वाली थी बट शी कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, तो उनका, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, सभी इस तरह के जो मार्जिन पे कम्युनिटीज हैं, उनका ये इशू है कि उनके बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कार्ड्स वगैरह बनने होते हैं वही नहीं होते हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है, कई बार कोई एड्रेस नहीं होता है जिस एड्रेस पे बनवाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा ही इशू है, और जिसकी वजह से वो उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम तो बनेगा आएगा, लेकिन जो जनरल स्कीम्स हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता। और आयशा ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। आयशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप सभी लोगों ने, कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं इस पूरे इस चैट में या क्वेश्चन आंसर में किसी भी स्पीकर के लिए या जनरल, लेकिन हाँ 1-2 कमेंट आए हैं बहुत अच्छे। जो इशू है घुमंतू जातियों का जिस पे बात नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी ये 2-3 बड़े मुद्दे थे। मैं समझता हूँ, अगर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है, था कि वो उनके सारा काम इनफॉर्मल और इस तरह का स्वरोजगार वाला, खेल तमाशा दिखाने वाला, सड़क के किनारे कुछ बना के बेचने वाला था, और वो सब काम एकदम उनका बंद हो गया। उनका आना जाना, जानवरों को घुमाना चराना, इस तरह का काम में भी रोक लग गया। तो उससे उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, और जो पहले से दिक्कतें थी जो हम लोगों ने बात किया कि उनका कोई ऐसा एड्रेस, प्रॉपर्टी, शमशान जगह नहीं होता है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम है, वो DNT कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम है कि उनको कई बार तो 1-2 केसेस ऐसे भी सुनने में आए हैं जब उनको अपने घर में दफनाना पड़ा जहाँ पे वो रहते हैं, तो शमशान तक भी एक्सेस नहीं है। तो ये सारे इशू हैं, और कोविड के दौरान ये सारे इशू बहुत ही बढ़ गए थे, बहुत ही बुरा हालत हो गया था। और उसमें जब कोई एड्रेस नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जैसे राइटली आयशा ने कहा कि एकल नारी के लिए पेंशन है, लेकिन वो पेंशन लेने के लिए एक जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको बहुत मुश्किलें आती हैं। इसमें राजलक्ष्मी जी ने एक सुझाव दिया है, जो ऊपर चला गया। हाँ, राजलक्ष्मी जी हाँ, राजलक्ष्मी जी ने एक जेंडर के पॉइंट से, महिलाओं के पॉइंट से एक बात कही है
कि कई सारे फैमिली कार्ड्स होते हैं जिससे वो पूरे फैमिली को कोई सरकारी योजना का लाभ मिलने का उससे पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन उससे वो कह रही हैं कि इंडिविजुअल कार्ड, सभी व्यक्तियों के अलग अलग कार्ड बने। और ये कुछ हद तक अब कुछ जगहों पे, जैसे कुछ मामलों में, जैसे NFSA में बोला गया है कि महिला जो है वो सी के नाम पर वही हेड हो सकती है, हाउस होल्ड हेड, या जन आधार है राजस्थान में, वो भी जो परिवार की महिला मुखिया हैं उन्हीं के नाम पे बन सकता है, और उसमें सभी का अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिखना जरूरी है। तो कुछ मामलों में कहीं कहीं ये है, लेकिन ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मामले में, फॉर एग्जांपल महिला किसान की जब बात होगी तब वो चूंकि जमीन उनके नाम पे नहीं होती है तो वो लोन नहीं ले पाती हैं, पूरे फैमिली का कोई एक कार्ड होने से उनको विशेष फायदा नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो लोन एक्सेस तक दूसरे कम्युनिटी की बात, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने और ये कमर्शियल सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी के लोगों ने, जो कि लोगों की इशू होता है कि जो फाइनेंसेस तक, लोन तक एक्सेस नहीं है, वो ये सब ये इस मामले में ये जो राजलक्ष्मी है सजेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज डेफिनेटली कमिंग आउट एज अ क्लियर आस्क। ये भी राजलक्ष्मी सजेस्ट कर रही हैं कि पूरा डिस्कशन से ये सामने आ रहा है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं सरकार के, वो उन पे उनको ठीक से हमें ट्रैक करने की जरूरत है, ठीक से उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सभा ने एक जो एलिना ने कहा ट्राइबल सब प्लान, और उसको जेंडर सेंसिटिव ढंग से और एक्टिवली और इफेक्टिवली लागू करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक, जैसे कि हम जानते हैं, शेड्यूल का सब प्लान भी है, और उसमें भी ये इशू है। कई राज्यों ने इसके लिए कानून बनाया है, कई राज्य कानून बनाने के प्रोसेस में हैं। भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। ये मांग है कि इसको लेके कानून बनाया जाए, और दूसरा मांग इसको लेके है कि इसको जेंडर सेंसिटिव किया जाए, ये दोनों सब प्लान को। सभा ने कहा कि इसी तरह से माइनॉरिटीज के लिए सब प्लान जैसा कुछ हो सकता है क्या, पता नहीं। ये मांग रखना भी अभी कितना वो है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम जरूर है, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें कुछ विभागों के कुछ योजनाओं को ट्रैक करने की बात कही गई है कि वो योजनाएं देखें कि इसमें माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन कितना है, वो डिपार्टमेंट खुद देखें और रिपोर्ट करें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। लेकिन वो होता नहीं है, उसका भी कोई उसको उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन या उसका मॉनिटरिंग और उस तरह से नहीं होता है जैसे कायदे से होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? एक दो लोगों ने हैंड रेज किया है, तो क्या हम उनको हैंड रेज जिन लोगों ने किया है उनको हम बोलने का मौका दे रहे हैं, या उनको हम वैसे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं को चैट टाइप करें, लेकिन जो लोग भी हैंड रेज किए हैं बोलने के लिए, अगर अपनी बात चैट में रखें तो। निर्मल, आप अपनी बात प्लीज चैट में टाइप करें तो अच्छा रहेगा। शी कांट राइट, तो हाँ टाइम है, तो कैन यू अलाउ हर टू स्पीक? 10 मिनट। हाँ 2 मिनट। हाँ ठीक है निर्मल। ओके निर्मल जी, आप बोल पाएंगी? अभी हम लोग वो देख रहे हैं कि आपको अनम्यूट किया जा सके यहाँ से। और किसी की कोई बात है तो प्लीज आप अपनी बात चैट में रखें। हाँ निर्मल, आप बोल सकती हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। को कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, निर्मल जी आप बोल रही हैं, आप अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। ये हिल्डा जी ने भी कमेंट में she has shared her views in chat. Specific demands for increase in various pensions and minimum income scheme. Do the panelists agree? AP pays rupees 3,000 per month as support for disabled, transgender and the poor artist. She can speak now. She has to. Okay, now she has put down the hand, but she has to unmute herself. Okay. Okay, so जब तक वो निर्मल अभी नहीं बोल पा रहे हैं, तो जशोधरा जी आप। नहीं, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन दीप्ति के लिए था, but I see that Deepti had to go. But then I can ask this to others as well.
बहुत ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि आइदर गवर्नमेंट विल गिव अ पेंशन जिससे कि आदमी को एक बॉटल पानी भी नहीं मिल सकता है, 300 रुपया या 50 रुपया महीना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। या फिर ये कहा जाएगा कि आप एक लोन लेकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर हो जाइए। मतलब इसको लेकर के थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर रिप्रेजेंटेड हियर कि क्या लोन ही बेस्ट उपाय है फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, या आप लोगों को कुछ और लगता है, यू नो, कोऑपरेटिव्स और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, मतलब क्या हो सकता है इसका एक लोन का और कोई विकल्प है क्या? रेणु जी आप भी बोल लीजिए, फिर इनको हम खोलेंगे। So मैं जो बोल रही हूँ that is in response to what Jashodhara is saying, and there has been now there's evidence that collectives, collectives have responded very well to the COVID in terms of अगर ये loans की भी बात है तो should it be individual loans or should it be group loans, which will then also promote solidarity, because Kudumshri experience, Seva's experience, there's been a lot of experience during the COVID period and even earlier, which has shown that the trauma of the lockdown was actually buffered because of collective action and collective loans and collective activities of these sangatans. To help them tide over the thing. So I'm just, placing that. So any of the panelists to this specific question about loan, कि क्या लोन ही एक तरीका है और वो लोन इंडिविजुअल को दिया जाए कि ग्रुप को दिया जाए या दूसरे कुछ इसके अल्टरनेटिव हैं? अगर इसके बारे में कोई भी पैनलिस्ट बोलना चाहते हैं तो प्लीज। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उनके बाद। हाँ ठीक है, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए शंपा जी, आयशा, सबा, संतोष जी, कोई भी प्लीज, एलिना, फील फ्री। संतोष जी ठीक है, आप बोलिए। नहीं, सबा हु अनम्यूटेड, आपने नहीं मैं अनम्यूट नहीं की हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं ज्यादा नहीं बोलना है, बस यही है कि मुझे ये कहना है कि देखिए लोन तो ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है, और ग्रुप को भी लोन कैसे लेना है, क्योंकि एज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग टोटली डिपेंड हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमारे को कोई कोर फंडिंग या कुछ नहीं है, तो हम किस तरह से लोन के लिए भी जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में भी रहता है, मुश्किल होती है। और अलग से ट्रांसजेंडर्स के लिए या ट्रांसजेंडर कार्ड के ऊपर या कहीं से लोन नहीं मिला है अभी तक, हम मतलब अप्लाई करने 2 बार गए भी थे तो नहीं हो पाया था, तो लोन के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और रही बात जिस तरह आपने कहा ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के लिए भी हम लोगों ने जब एक बार हम लोग टीआई चलाते हैं उसके लिए लोन लेने के लिए गए थे, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हुआ था, तो लोन के लिए अभी कुछ नहीं कहना है मुझे। ओके सबा जी, मुझे ये कहना है कि there is no one single solution to the issue of economic vulnerabilities of communities. So meaning the SHG movement has helped quite a bit, meaning we've seen successes, but we've also seen कि बहुत indebtedness भी आ जाता है इस because of the kind of loans that get taken and the burden on women to take those and repay those. I think there's enough studies around those that one can refer to. But one can't say that it is completely कोई उसका कोई फायदा ही नहीं है. So I think that is an option that ought to be available, and especially जब हम मुस्लिम communities को देखते हैं जहाँ पर banks लोन देने तैयार नहीं होती है, credit card companies आपके पास आने तैयार नहीं होते हैं, आप black listed इलाके बन जाते हैं आपके, तो अगर इस किस्म का कुछ स्कीम होती है तो जरूर फायदा होगा उसमें. So I would think it's, one can't write it off, but one can also not think of this as the one-stop solution to the problem. So that's
what I want to say. Also, I would like to respond to you, Nisar, when you said that कि minority subplan क्या हम demand कर सकते हैं या नहीं. I think आज की तारीख में मुसलमानों के सामने ये सवाल है कि हम सरकार से क्या demand करें. And meaning for everything, every demand that we ask, we really don't know कि वो कहाँ तक जाएगा. But that should not really stop us from making these demands, which I would think are legitimate. So one should push as much as possible and see what we can get from them. So thank you. Thank you. Okay. Ritu ji. मुझे एक दो points I wanted to raise. One is one of the demands from, I think, the discussion which has come during the session and even after that the comments, is that one of the asks which can be is the moratorium on interest-free loan, on the interest of the loans taken by SHGs for a minimum period of 2 years, that they get back on their feet. So that is one demand. Secondly, I'm a little worried about the whole issue of loans to cooperatives and collectives. Okay, collectives, it's a very clear category. There is, again, everything under the camouflage of COVID. I think 3 months ago, Ministry of Cooperation ek form hua hai, on which the Home Minister is it's under the Home Ministry. And under this Ministry of Cooperation, what has happened in Lakshadweep is something which we really have to learn. Because the first thing which was done when this ministry was formed, that all dairy, and you know the history of Lakshadweep, the economy of Lakshadweep, majority dependent on livestock and dairy, including beef and milk and all the other livestock products. And most of them done by SHGs or by individuals who are tribals, who are minority, 97%, 98% of them, as far as I know, are minority. And the rule which came immediately within days of this ministry being formed is that no individual or no cooperative can sell any dairy product in the entire UT of Lakshadweep except Amul Cooperative. Okay. So please, I think we need to take these broader issues also into account. So whatever loans they are being given to a cooperative, which is now like a multinational. You know, so no product, no milk, no curd, no cheese. There's a long list of, I think, 30 or 40 items where no individual, no woman, no SHG, no cooperative, no collective can deal. So I think when we ask, we have to locate it within questioning that entire creation of that ministry and the rules of that ministry. Thank you. Yeah, earlier it was part of the Ministry of Agriculture and Yes. Farmers Welfare, but now it is an independent ministry, and now you know about the first order here. Any of the panelists have any other comment to make? Any last point to make? Else we can close. So if any of the panelists want to make any point. Can I add something, Santosh? Yes, Santosh ji, please. मुझे माफ कीजिएगा, मैं उस मैडम का नाम नहीं जानती हूँ, मैंने सुना एंड मैं आपको भी सुनी, मैं और दोस्तों को सुन रही थी. मुझे बस यही कहना है कि आज की मीटिंग के बाद क्या हम सोच सकते हैं कि किस तरह इसको आगे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आप लोगों ने दो बात किया है, एक ये बजटरी और दूसरा है मेंटल हेल्थ, जो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं हमें लगता है. तो क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि सरकार यदि नहीं कुछ करती है या करेगी कभी, तो हम अपने स्तर पे एज अ सिविल सोसाइटी हम लोग इसको किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं. एंड वी कैन थिंक कि हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, लाइक जो सेक्स वर्कर या ट्रांसजेंडर्स या डिसेबल जो भी हैं, या मुस्लिम वुमेन्स एंड ऑल, तो उनके साथ कुछ मेंटल हेल्थ इशू पे हम यदि काम करना चालू करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बड़ा ही पैंडेमिक से भी बढ़ के हो चुका है. मतलब महामारी हो रही है जहां डाटा छुपाया जा रहा है मरने का, तो इससे गंदा और इससे मतलब और कुछ नहीं देखा जा सकता है. तो इसीलिए इट इज माय रिक्वेस्ट आल्सो एन अपील टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड जो भी बैठे हैं, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो आज पार्टिसिपेट
किए हैं. Can we think about these issues? Yes. ओके, Very. बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. और Yes. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक तो इसके फॉलो अप में हम लोग ज़रूर ही जो तैयारी है हमारी कि हम एक सरकार के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने और दूसरे जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके सामने ये बातें रखेंगे यहाँ से जो निकल के आएंगी. लेकिन इसके अलावा ये हम इस तरह से भी देखते हैं कि इस तरह से ये सभी ग्रुप एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक नेटवर्क सा बनता है. और जो दूसरे ग्रुप मेंटल हेल्थ इश्यू पे काम करते होंगे उनके साथ भी अगर हम कोशिश करते हैं इनको जोड़ने की, संतोष जी के ग्रुप को, तो वो भी एक तरीका हो सकता है. आप कुछ कहना चाहते हैं रेणु जी? मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमें, जो कि बहुत क्लियरली निकल के आया है, बट मुझे लग रहा है कि जब हम फाइनल ड्राफ्टिंग करते हैं हमको वो एम्फसाइज करना चाहिए पॉइंट ऑन कंसल्टेशन प्रोसेस, Democratic process of democratic as well as the voice of vulnerable groups being represented in the budgetary process based on their needs and their counts and their data. The data which is non-existent at this point in time. I think we should emphasize that point definitely, which links up with our earlier session also. You know, the section of data, but यहाँ पे और भी clearly reinforce हो रहा है point. So, Yeah, please. ये जो डेटा वाला क्वेश्चन आ रहा है, एंड थैंक यू, आप लोगों में से कई लोगों ने डेटा की बात कही है. मेरे को एक प्रॉब्लम यहाँ पे और लग रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन. क्योंकि डेटा का मतलब वो व्यक्ति को उस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को लेके ही प्रॉब्लम है. सो फॉर एग्जाम्पल, if you talk about a community that is already stigmatized, वो community अपने आप को identify करना ही नहीं चाहेंगे. They also want to become mainstream. They want to show themselves as normal. So the fact that they are identifying themselves makes them more vulnerable again. So one example is the sex worker community, but there are other examples that I don't want to bring up here. मुझे लगता है कि we have to also think about how this is done. This whole question of data and counting, how this is done has to be also seen with more sensitivity around the issues of identification. And the other problem that people have said is about generating identity documents in order to access any social security. जहाँ तक कि ये PDS का सवाल था, and I'm sure Deepa will also talk about this later, कि how do you identify as that person? तो आई थिंक मतलब थोड़ा इसको हम लोग और नुआंस तरीके से देखें. परहैप्स इसको लेके एक अलग से हम लोगों को कंसल्टेशन करने की भी जरूरत है. थैंक यू जी. थैंक यू यशोधरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. तो इसके साथ ही मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग सो एक्टिवली, एंड विद दिस वी क्लोज दिस सेशन. थैंक यू ऑल. Thank you, Nisar. Thank you. 15-minute break. Yes. And 3:30 बजे हम वापस आएंगे. 3:30 बजे से हम 10 मिनट में दूसरा सत्र शुरू होगा. Second session will start in 10 minutes. So there will be a 10-minute break. Thank you. And also Please have coffee. Also to say that Feminist Policy Collective सभी ऐसे वंचित और हाशिए पे रहने वाले समुदायों के साथ पूरी सॉलिडारिटी में खड़ी है और खड़े रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज, शेयरिंग द पेन एंड शेयरिंग द स्ट्रगल्स. ओके, थैंक यू. Thank you. Jindabad.